हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी इकाई 2 चैप्टर का नाम कृषि करेंगे। मेरे पुराने सभी वीडियोस के लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर कृषि को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसको हम लोग ए से डिनोट किए हैं। इसका क, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। तो यह चावल और गेहूं हैं। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? ज्वार, बाजरा, मकई। भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो गन्ना, रबड़, कपास। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? चावल। अंतर बताओ। इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। क, नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 132 और 133 पर है। सभी व्यापारिक फसल नगदी फसल होती है। जैसे नाम के अनुरूप ही ये फसल इसलिए उगाई जाती है ताकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। नगदी फसल व्यापारिक कृषि की तरह की जाती है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक पूंजी लगाई जाती है। बीज, कीटनाशक, सिंचाई सब का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ भी उगाया जाता है उसे बाजार में ले जाकर बेचना बहुत आसान होता है। बेचने के बाद तुरंत उसमें पैसे भी मिल जाते हैं। जैसे गेहूं पंजाब में इसे उगाया जाता है और यह एक वहां के लिए एक नगदी फसल भी है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में भी उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है। मिल मालिक की तरह इसमें कृषि की स्थिति होती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसल है। रोपण कृषि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधों के रोपण की पद्धति को रोपण कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं? इसका उत्तर पेज नंबर 131 और 132 में है। प्रारंभिक जीविका कृषि यह अति प्राचीन काल से ही किया जाता है। इसमें पुराने तरीका और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खेती के औजार भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी इत्यादि। जैसे ज़मीन की जुताई गहराई तक नहीं हो पाती है, जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है, फसल पकने पर काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तकनीक के निवेश का अभाव रहता है, इससे उपज कम होती है। उत्पादकता कम होने के कारण फसल का प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है। इस प्रकार के कृषि का उदाहरण कर्तन दहन प्रणाली है, जिसमें किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ कर लेता है, तब उसमें फसल बोता है। इस उत्पादन को जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। खेती की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर किसी दूसरे खेत के टुकड़े पर भी वही प्रक्रिया आरंभ करता है। इसे उत्तर पूर्वी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम या मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ बक्सर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। जबकि दूसरा है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में पूंजी, कृषि का तकनीक सब कुछ आधुनिक होता है, ज़्यादा लगाया जाता है। साथ में इसमें बीज, रसायन, सिंचाई, कीटनाशक सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार से गेहूं की खेती की जाती है और यहाँ ज़मीन के टुकड़े भी बड़े होते हैं और यहाँ उत्पादन भी प्रति इकाई बहुत ज़्यादा होता है और किसानों को लाभ भी होता है। ऐसे ही कुछ और प्रकार के रोपण कृषि जिसमें कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि का उत्पादन किया जाता है और इसे भी हम व्यापारिक कृषि की तरह ही करते हैं। जिस निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखो। इसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं। पहला प्रश्न, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली फसल और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल का नाम क्या है? तो यह चावल है और इसे खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली फसल और वसंत में काटी जाने वाली फसल कौन सी होती है? तो इसे हम गेहूं के नाम से जानते हैं। यह एक रबी फसल है। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरकता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो उस भूमि को हम परती भूमि कहते हैं। कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल खेती किसे कहते हैं?
तो यह चाय की खेती है, जिसका उत्तर पेज नंबर 133 पर भी है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे हम डी से डिनोट करेंगे। भारत में उपजाई जाने वाली 2 खाद्य फसलें कौन सी हैं? तो चावल और गेहूं हैं। 2 नगदी फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना और रबड़ है। 2 रेशे वाली फसलों का नाम बताइए। यह कपास और जूट है। उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। चावल के लिए 2 प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। गेहूं के लिए पंजाब हरियाणा है। गन्ना के लिए पंजाब यूपी। रबड़ के लिए केरल त्रिपुरा। कपास के लिए महाराष्ट्र गुजरात। जूट के लिए पश्चिम बंगाल और असम है। भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखें। तो यह धान और मूंगफली है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। यह उत्तर पेज नंबर 145 में है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखता है। 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त कर रही थी। आज भारत के आय में लगभग 24% योगदान भारतीय कृषि का है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, जो एक चिंता का विषय है। कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देगा। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास एवं वृद्धि के लिए इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कृषि 1980-91 में 3.6% की वृद्धि थी, जबकि 1992 से 2001 के बीच में यह 3.3% हो गई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आज अभी इस वक्त भारत में 24% है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर पेज नंबर 146 में है। निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारक: जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटती कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, भू स्वामित्व प्रणाली, सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं, मॉनसूनी वर्षा की अनिश्चितता, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कम पूंजी निवेश, आधुनिक कृषि तकनीक HYV सीड, इसको हम लोग फुल फॉर्म में हाई यील्ड वैरायटी सीड बोलते हैं, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग, कृषि शोध एवं प्रचार एवं प्रसार तंत्रों का अच्छी स्थिति में नहीं होना, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, सालों भर काम का अभाव, कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर पेज नंबर 144 और 149 दोनों में है। हरित क्रांति हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास है। इसमें मुख्य रूप से नए बीज, खाद और उर्वरकों का उपयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट, हरित क्रांति, इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के संकर बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का व्यापक प्रयोग किया गया। खाद्य उत्पादों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। हरित क्रांति हमारे देश में 1960 के दशक में शुरू हुआ। इसका सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे ज़्यादा उत्पादन सबसे पहले गेहूं और फिर चावल का उत्पादन बढ़ा और इससे हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 127 में है। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग,
अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, जैसे रसदार फल, जेली, जैम, स्क्वैश उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह से रेशम का कीड़ा रेशमी वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह से कृषि भी उद्योगों को मजबूती प्रदान करती है। जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में इसे दूसरे से चौथा स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर नीचे है। खाद्य फसल चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, दलहन। व्यावसायिक फसल चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, दलहन, तिलहन, मसाला इत्यादि। कारण बताओ। कपास की खेती दक्कन प्रदेश में काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। इसका उत्तर पेज नंबर 143 में है। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। यह उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा इसे प्रमुखतः 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह अपने में ज़्यादा समय तक नमी बनाए रखती है। तेज और चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यह एक खरीफ फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंशिक रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह सभी मापदंड जो वातावरण और मौसम जलवायु से रिलेटेड है, यह दक्षिण भारत में ज़्यादा है। इसलिए दक्षिण भारत में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है। उत्तर पेज नंबर 140 में है। यह बांस प्रजाति का एक पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है। इससे गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल का प्रवाह अच्छा रहता है, इसकी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्द ही समाप्त कर देती है, इसलिए इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है, किंतु इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में ही पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। इसका उत्तर पेज नंबर 143 में है। यहाँ यही जानने वाली बात है कि भारत में जो कपास का उत्पादन होता है, यह छोटे रेशे वाली कपास उगती है। तो भारत इस कपास को निर्यात कर देता है दूसरे देशों को, जिन देशों में कपास की उपज नहीं होती है। और भारत दूसरे देशों से जहां कपास की उपज अधिक होती है, जहां की रेशे बड़े होते हैं, ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, उन देशों से भारत कपास खरीद लेता है, यानी आयात करवाता है और उसका ही इस्तेमाल यहाँ भारत में सूती कपड़े बनाने में करता है। तो इस तरह से भारत कपास का उत्पादन भी करता है और उत्पादन करके उसको निर्यात भी करता है, और उससे भी अच्छी क्वालिटी का कपास दूसरे देशों से आयात करवाकर भारत में सूती वस्त्र उद्योग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। इसका उत्तर पेज नंबर 141-42 में दिया हुआ है। चाय यह सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है, जिसमें थिन नामक एक पदार्थ होता है। इसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा है।
तथा खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत उपजाया जाता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 में प्रारंभ किया गया था। यह प्रदेश आज भी देश का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ तथा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। गौण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य भी हैं। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। मानचित्र कार्य, इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। भारत के रेखा मानचित्र में चावल, गेहूं, चाय, कपास इत्यादि क्षेत्र दिखाएं। चावल का मानचित्र पेज नंबर 136 में है। भारत चावल का वितरण, यह प्रमुख क्षेत्र हैं जो डार्क डीप ग्रीन कलर से दिया हुआ है। यह भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं और ये जो गौण क्षेत्र हैं ये इन सभी जगहों पे चावल की आंशिक कृषि होती है। गेहूं पेज नंबर 137 में इसका मानचित्र दिया हुआ है। भारत गेहूं का वितरण, यह जो डार्क डीप कलर दिया हुआ है यह गेहूं का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र। और जो वाइट स्पेस में दिया हुआ है यहाँ पर आंशिक कृषि होती है, गेहूं का आंशिक उत्पादन होता है। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।